Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar, and in this video we are studying our 5th class EVS book. Dear students, as you know we are studying our third lesson. हम लोग अपना थर्ड लेसन स्टडी कर रहे हैं विच नेम इज वी आर ए बिट डिफरेंट, जिसका नाम है हम हैं थोड़े अलग। इस लेसन में हम लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं जो थोड़े अलग होते हैं। कुछ विशेष फिजिकल डिफरेंसेज के कारण, कुछ शारीरिक अंतर के कारण से वो थोड़े अलग होते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं डेफ पीपल की, हम लोग बात कर रहे हैं ब्लाइंड पीपल की, हम लोग बात कर रहे हैं डम्ब पीपल की, हम बात कर रहे हैं हु कांट वॉक, जो चल नहीं सकते। हम लोग इस तरह के लोगों के बारे में इस लेसन में बात कर रहे हैं। एंड वी हैव स्टडीड most of the lesson in our previous 3 videos, 4 videos. It is my 5th video of this lesson. ये आज का वीडियो इस लेसन का 5th वीडियो है। पिछले 4 वीडियोस में हम लोग स्टडी कर चुके हैं यहाँ तक, फाइंड आउट एंड राइट डाउन तक। यहाँ तक का जो रिटन वर्क है वो हम लोग कर चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूँ ये 4 क्वेश्चंस पिछले वीडियो में, और इनमें से केवल 2 क्वेश्चंस आपको रिटन वर्क में करने थे अपनी नोटबुक में। 1 क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन, वो एक एक्टिविटी है जो मैप के साथ करनी थी आपको, और 4th जो क्वेश्चन है वो रिटन वर्क और एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये एक एक्टिविटी है जो आपको बात करनी थी किसी पड़ोसी ऐसे डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के साथ में आपको टॉकिंग करनी थी, बात करनी थी। तो इसमें से 2 क्वेश्चंस आपको रिटन में करने थे, वो आपने कर लिए होंगे, और जो एक एक्टिविटी थी मैप के साथ में वो भी आपने कर ली होगी। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन। इस लेसन का जो अगला पार्ट है, और मुझे लगता है हो सकता है आज ये लेसन अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। जो हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ स्पेशली या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के बारे में, हम ऐसे लोगों के बारे में स्टडी कर रहे हैं इस लेसन में। और अगला जो पॉइंट है वो है सेरेब्रल पॉल्सी। ये थोड़ा आपको एक स्ट्रेंज नेम लगा होगा, अजीब सा नाम लगा होगा। ये जो नेम हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक डिजीज का नेम है, यानी एक रोग का नेम है। ये एक तरह का रोग होता है जो बहुत कम लोगों में पाया जाता है। तो ये इसका नाम है सेरेब्रल पॉल्सी। फिर से मैं इसको बोलना चाहूँगा, प्रोनाउंस करना चाहूँगा, सेरेब्रल पॉल्सी। इसका नाम है सेरेब्रल पॉल्सी। आइए पढ़ते हैं क्या होता है सेरेब्रल पॉल्सी। यस, हाँ, सेरेब्रल पॉल्सी। हैव यू हर्ड दिस नेम? क्या आपने ये नेम सुना है? दिस इज ए काइंड ऑफ डिजीज। ये एक डिजीज का प्रकार है। डिजीज यानी रोग, काइंड यानी प्रकार। दिस इज ए काइंड ऑफ डिजीज, ये रोग का एक प्रकार है सेरेब्रल पॉल्सी। अब इसमें क्या होता है? हैंड्स यानी हाथ, लेग्स यानी पैर, एंड ऑल अदर ऑर्गन्स, और दूसरे सभी अंग ऑफ द पेशेंट, रोगी के। पेशेंट का मतलब होता है रोगी। रोगी जिसको ये रोग होता है उसको पेशेंट कहते हैं। कोई सा भी रोग अगर किसी को होता है तो वो पेशेंट कहलाता है। डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं दिखाने के लिए तो वो हमें पेशेंट कहता है, यानी रोगी कहता है, और उस समय हम पेशेंट होते हैं। तो जो पेशेंट होता है इस रोग का, इस डिजीज का, उसके जो हैंड्स यानी हाथ हैं, लेग्स यानी पैर हैं, एंड ऑल अदर ऑर्गन्स, और दूसरे सभी जो ऑर्गन्स हैं, ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के, ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी। सेरेब्रल पॉल्सी जो रोग है, जो डिजीज है, उसका जो पेशेंट होता है, उसका जो रोगी होता है, उसके हाथ, पैर और बाकी के सारे ऑर्गन्स आर नॉर्मल। वो नॉर्मल होते हैं, सामान्य होते हैं, यानी दिखने में वो कोई अलग जैसे नहीं दिखते हैं, जैसे बाकी हेल्दी पर्सन यानी स्वस्थ व्यक्ति के जैसे
हाथ पैर दिखते हैं वैसे ही उसके होते हैं, नॉर्मल होते हैं। बट लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, दे डोंट फंक्शन प्रॉपरली, लेकिन वो नहीं कार्य कर सकते ठीक तरीके से। दे यानी वे यानी उन अंगों की बात हो रही है, हाथ पैरों की बात हो रही है। डोंट फंक्शन, फंक्शन का मतलब होता है कार्य करना। डोंट फंक्शन यानी नहीं कार्य करते हैं, प्रॉपरली यानी ठीक तरीके से। यानी दिखने में तो वो नॉर्मल दिखते हैं, ऐसे जो ये जो सेरेब्रल पॉल्सी के जो पेशेंट होते हैं, उनके जो हैंड्स हैं, लेग्स हैं या अदर ऑर्गन्स हैं, वो वैसे तो नॉर्मल दिखाई देते हैं, लेकिन वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकते। फंक्शन यानी कार्य नहीं कर सकते, हाथ पैर उस रोगी के कार्य नहीं करते हैं। द कॉज ऑफ दिस डिजीज, ये जो डिजीज है, ये जो रोग है, इसका जो कॉज यानी कारण है, ये होता क्यों है। द कॉज ऑफ दिस डिजीज, इस डिजीज का जो कॉज है, जो कारण है, इज दैट, है कि, इस डिजीज का जो कॉज है, जो कारण है, वो है कि द ब्रेन ऑफ द पेशेंट, कि पेशेंट का यानी रोगी का जो ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, जो मस्तिष्क होता है, सफरिंग फ्रॉम इट हैज नो कंट्रोल। सफरिंग यानी पीड़ित होता है, कि रोगी का जो ब्रेन होता है, इस डिजीज का जो पेशेंट होता है, जो रोगी होता है, उसका जो ब्रेन होता है, ब्रेन यानी जो उसका दिमाग होता है, सफरिंग यानी उसका दिमाग पीड़ित होता है। किस चीज से पीड़ित होता है, फ्रॉम इट हैज नो कंट्रोल, वो इस बात से पीड़ित होता है उसका दिमाग, इट हैज नो कंट्रोल, कि इसके ये कंट्रोल नहीं रखता है, इसका जो माइंड है, इसका जो ब्रेन है, वो कंट्रोल नहीं रखता है अपॉन हिज ऑर्गन्स, उसके अंगों पर। ये जो पेशेंट होता है सेरेब्रल पॉल्सी का, इसके हाथ पैर प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, फंक्शन नहीं करते हैं, और वो इस रोग का, इस डिजीज का जो कॉज है, जो कारण है, वो ये होता है कि इस रोग से ग्रस्त रोगी जो होता है, जो पेशेंट होता है, उसका जो ब्रेन होता है, उसका दिमाग जो होता है, उसका कंट्रोल नहीं रहता है उसके ऑर्गन्स पर। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में जो भी काम होता रहता है, जो भी फंक्शंस होते रहते हैं, जो भी हमारी बॉडी वर्क करती है, वो सब ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं। ब्रेन जो भी कमांड देता है, जो आज्ञा देता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी फंक्शन करती है, हमारे ऑर्गन काम करते हैं। लेकिन जब किसी पेशेंट का, किसी पर्सन का ब्रेन कंट्रोल नहीं रखता है, कंट्रोल खो देता है, कंट्रोल करने में अनेबल हो जाता है, तो ये पोजीशन क्रिएट होती है सेरेब्रल पॉलिसी की, और इसमें हाथ पांव या उसके जो ऑर्गन हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते। तो ये होती है सेरेब्रल पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ही कैनॉट, ही कांट का मतलब कैनॉट होता है। ही कांट पिकअप, वो नहीं उठा सकता, पिकअप यानी उठाना, कैनॉट यानी नहीं सकता। ही कैनॉट पिकअप, वो नहीं उठा सकता द बुक, किताब को, कैप्ट यानी जो रखी हुई है, इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने। फ्रंट का मतलब होता है सामने, ऑफ हिम यानी उसके। तो अगर इस डिजीज का जो पेशेंट है, इस डिजीज का जो पेशेंट होता है, उदाहरण के लिए अगर उसके सामने कोई बुक रखी है तो वो उसको उठा नहीं सकता है। दिस डिजीज, ये जो रोग है, ये जो डिजीज है, नीड्स यानी जरूरत होती है, इस डिजीज को जरूरत होती है ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। ये जो रोग है, इसको ठीक करना है अगर, तो इसको नीड होती है, नीड यानी इसको जरूरत होती है ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सरसाइज, एक विशेष प्रकार की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज यानी अभ्यास या व्यायाम। यानी इस रोग को अगर ठीक करना है, इस डिजीज को क्योर करना है, तो इस रोगी को एक स्पेशल टाइप की एक्सरसाइज या पर्टिकुलर यानी एक विशेष प्रकार की एक्सरसाइज की नीड होती है, यानी जरूरत होती है। एक्सरसाइज का मतलब होता है व्यायाम या अभ्यास। फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, अनेबल द ब्रेन,
एनेबल यानी योग्य बना देता है द ब्रेन यानी मस्तिष्क को। धीरे धीरे अगर उसको रोजाना प्रैक्टिस करवाई जाए, रोजाना उसको एक्सरसाइज कराई जाए ऐसे पेशेंट को, तो ये जो एक्सरसाइज है ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे एनेबल्स द ब्रेन को एनेबल्स यानी सक्षम बना देता है टू कंट्रोल करने के लिए अदर ऑर्गन्स दूसरे अंगों को। यानी धीरे धीरे अगर हम किसी पेशेंट को डेली एक्सरसाइज कराते हैं, जो एक्सरसाइज डॉक्टर बताता है वो एक्सरसाइज उसको अगर डेली रूटीन से कराते हैं, कंटिन्यू कराते हैं, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे ये एक्सरसाइज उसके ब्रेन को एनेबल बना देती है, योग्य बना देती है, कंट्रोल करने के योग्य बना देती है दूसरे ऑर्गन्स पर, अंगों पर। द सेम वे इसी तरीके से देयर इज ए डिफरेंट फिजिकल एक्सरसाइज, इसी तरीके से एक अलग प्रकार की फिजिकल एक्सरसाइज यानी शारीरिक अभ्यास फॉर प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग, बोलने की प्रैक्टिस का अभ्यास। स्पीकिंग यानी बोलने की प्रैक्टिस यानी अभ्यास, बोलने का अभ्यास की एक शारीरिक एक्सरसाइज। यानी जैसे कि ये सेरेब्रल पॉलिसी के जो रोगी होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उनको एक्सरसाइज, स्पेशल टाइप की एक्सरसाइज करा करके उस रोग को ठीक किया जा सकता है। इसी तरीके से जिसको बोलने में प्रॉब्लम है, कई लोग हकलाते हैं, हकला करके बोलते हैं या और भी तुतला करके बोलते हैं, तो ऐसे बोलने में अगर किसी के प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी कुछ ऐसी फिजिकल एक्सरसाइजेज होती है, कुछ शारीरिक ऐसी व्यायाम या अभ्यास होते हैं जिनको अगर रेगुलर करवाया जाए तो उसकी किसी भी पेशेंट की जो हकलाहट है या तुतलाहट है वो दूर हो सकती है। तो इसी तरीके से डिफरेंट फिजिकल एक्सरसाइज, अलग प्रकार की शारीरिक अभ्यास फॉर प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग, बोलने की प्रैक्टिस का शारीरिक अभ्यास, एंड राइटिंग टू, और लिखने का भी होता है। यानी किसी के अगर लिखने में प्रॉब्लम है, कोई लिख नहीं पाता या बोल नहीं पाता, तो इसके लिए भी कई ऐसी फिजिकल एक्सरसाइजेज होती है, शारीरिक अभ्यास होते हैं, इस तरह के व्यायाम होते हैं जो डॉक्टर बताते हैं, और उनको अगर करवाया जाता है तो बोलने से संबंधित प्रॉब्लम या लिखने से संबंधित प्रॉब्लमों को ठीक किया जा सकता है। इट मेक्स, ये बनाता है, द पर्सन, व्यक्ति को, नॉर्मल, एकदम सामान्य, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे ये जो प्रैक्टिसेज होती है, ये जो अभ्यास होते हैं, ये जो व्यायाम होते हैं, ये किसी भी पर्सन को नॉर्मल बना देते हैं, साधारण सामान्य बना देते हैं, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे। दाऊ यानी हालांकि, इट कांट वर्क, ये काम नहीं करता, एट नॉर्मल स्पीड, साधारण स्पीड पर। यानी ये जो लोग इस तरह से प्रैक्टिस से ठीक होते हैं, हालांकि ये साधारण स्पीड से काम नहीं कर सकते, यानी हमारी जैसी, हम लोग जो नॉर्मल लोग होते हैं वो जिस स्पीड से कोई काम करते हैं उस स्पीड से तो वो लोग काम नहीं कर पाते हैं बाद में, लेकिन वो अपना काम कर पाते हैं। तो यही यहां पर लिखा हुआ है, दाऊ यानी कि हालांकि ही कैनॉट वर्क, वो काम नहीं कर सकता, एट नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल स्पीड पे तो वो काम नहीं कर सकता, लाइक अस, हमारी तरह, बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही इम्प्रूव्स, लेकिन उसमें सुधार होता है, टू ए ग्रेट एक्सटेंट, काफी हद तक, टू ए ग्रेट एक्सटेंट मतलब काफी हद तक, लेकिन काफी हद तक, टू ए ग्रेट एक्सटेंट, उसमें इंप्रूव हो जाता है, सुधार हो जाता है। तो यहां पर हमने सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में पढ़ा है, और इसके साथ ही ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। एक बॉक्स लास्ट में दिया गया है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। डू यू नो के अंतर्गत बहुत कई बार डू यू नो आता है, बीच बीच में कई ऐसी बातें उसके अंतर्गत बताई जाती है जो हमने कभी सुनी नहीं होगी या देखी पढ़ी नहीं होगी। तो यहां पर फिर से डू यू नो का बॉक्स आ गया है, क्या आप जानते हैं। सेरेब्रल पॉलिसी, जिसको शॉर्ट में सीपी भी कहा जाता है, सी का मतलब सेरेब्रल, पी का मतलब पॉलिसी। सेरेब्रल पॉलिसी यानी सीपी
इज द मोस्ट कॉमन मूवमेंट डिसऑर्डर। ये सबसे सामान्य गति का डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर यानी जब हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीज होती है जो जिसके अंतर्गत हमारा माइंड के कंट्रोल में नहीं रहती है वो चीज, जब हमारा शरीर किसी बात को मानने से मना कर देता है। हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं, अंग जो होते हैं, वो हमारे ब्रेन की कमांड को मानने से मना कर देते हैं, तो इसको डिसऑर्डर कहते हैं। यानी ऑर्डर से बाहर हो गया, शरीर का कोई अंग ऑर्डर से बाहर, ब्रेन के ऑर्डर से बाहर हो जाता है, तो उसको डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये मूवमेंट का डिसऑर्डर है, यानी ये गति से संबंधित, यानी हमारी जो बॉडी का मूवमेंट है या हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनका मूवमेंट है, उसके अंदर डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। तो ये मूवमेंट डिसऑर्डर होता है, एक तरह का गति से संबंधित डिसऑर्डर है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन है, यानी सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ये डिसऑर्डर होता है सेरेब्रल पॉल्सी। तो फिर से इसको पढ़ेंगे। सेरेब्रल पॉल्सी यानी सीपी इज द मोस्ट कॉमन मूवमेंट डिसऑर्डर। ये सबसे सामान्य पाया जाने वाला मूवमेंट डिसऑर्डर है इन चिल्ड्रन, बच्चों में पाया जाने वाला सबसे साधारण या सबसे सामान्य या सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ये मूवमेंट डिसऑर्डर है। इट अकर्स, ये पैदा होता है इन अबाउट 2.1 पर 1000 लाइव बर्थ्स। यानी जो बर्थ्स होती है, यानी जो जन्म होते हैं बच्चों के, उसमें से भी जो लाइव बर्थ्स है यानी जो जिंदा जन्म होते हैं, कई बच्चे तो जन्म लेते समय भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो लाइव बर्थ्स होती है, जो जिंदा जन्म लेते हैं, उन 1000 जिंदा जन्मों में से, यानी 1000 बच्चे अगर पैदा होते हैं, जिंदा पैदा होते हैं, तो उसमें से 2.1 बच्चे, इस बच्चों में ये बीमारी होती है सेरेब्रल पॉल्सी की। यानी 1000 बच्चों में से 2 बच्चे, 2.1 का मतलब हो गया लगभग 2, तो 1000 बच्चों में से 2 बच्चों को ऐसी बीमारी ये बीमारी देखने को मिलती है उनमें। सीपी हैज बीन डॉक्यूमेंटेड, सीपी का मतलब सेरेब्रल पॉल्सी, हैज बीन डॉक्यूमेंटेड यानी इसको दस्तावेज, इसको डॉक्यूमेंटेड किया गया है या इसको लिखा गया है या दर्ज किया गया है। सेरेब्रल पॉल्सी को दर्ज किया गया है, डॉक्यूमेंटेड किया गया है थ्रू आउट हिस्ट्री। थ्रू आउट यानी पूरी, हिस्ट्री यानी इतिहास, पूरे इतिहास में इसको दर्ज किया गया है। यानी कि जितना भी अपना इतिहास रहा है, हमारी जो हिस्ट्री रही है, हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास, यानी बीता हुआ समय हमारा, हमारे हजारों सालों का जो इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही है, थ्रू आउट द हिस्ट्री। थ्रू आउट यानी पूरी इतिहास में इसको डॉक्यूमेंटेड किया गया है, यानी पूरे इतिहास में इसको देखा गया है, यानी लंबे समय से इसको देखा गया है इस बीमारी को, और इसको डॉक्यूमेंटेड किया गया है, यानी इसको दर्ज भी किया गया है। विद द फर्स्ट नॉन डिस्क्रिप्शन, पहली बार जब इसका वर्णन आता है, यानी इसको पुराने इतिहास में हजारों सालों से इसको लिखा जाता रहा है, दर्ज किया जाता रहा है इस बीमारी को, यानी ये बीमारी हजारों साल से चलती आ रही है। और पहली बार इसका वर्णन कब मिलता है? द फर्स्ट नॉन, पहली बार ज्ञात, नॉन यानी ज्ञात, यानी जो हम जानते हैं, नॉन यानी होता है जाना पहचाना, या जो हमें जानकारी है जिसकी, उसको नॉन कहते हैं। द फर्स्ट नॉन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन, पहला ज्ञात वर्णन, यानी पहला जो हम वर्णन जानते हैं, पहला अकरिंग यानी वो पैदा होता है इन द वर्क ऑफ हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स का जो काम था, हिप्पोक्रेट्स कौन थे ये मैं आपको बताना चाहूंगा। हिप्पोक्रेट्स वो लोग होते हैं, उन लोगों को हिप्पोक्रेट्स कहा जाता है जो लोग अच्छी बातों का ढोंग तो करते हैं लेकिन वो अच्छे होते नहीं हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अच्छाई का ढोंग करते हैं, ऊपर से अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अंदर से वो अच्छे नहीं होते, उनको हिप्पोक्रेट्स कहा जाता है। तो हिप्पोक्रेट्स लोगों ने कुछ लिखा होगा बहुत पुराने समय में, और कब की बात है ये देखो, द 5th सेंचुरी BCE। ये जो BCE शब्द है ना, ये आप समझ लेना इसको। BCE का मतलब है बिफोर कॉमन इरा,
ईसा मसीह जो ईसाइयों के, देखो अभी जो काल गणना चलती है, जो समय की गणना चलती है, वो ईसाइयों के आधार पर, ईसाई लोग जिस जिस टाइम टेबल को मानते हैं वो ज्यादा पॉपुलर है पूरी दुनिया में। और इसीलिए जो उनके देवता हैं ईसाइयों के, जिसको ईसा मसीह कहते हैं, इंग्लिश में उसको जीसस क्राइस्ट कहते हैं, क्राइस्ट। तो उन्होंने समय को, ईसाइयों ने समय को दो भागों में बांट रखा है, ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। तो ये जो सीई जो लिखते हैं अपन, कॉमन इरा, तो ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है उसको सीई कहा जाता है, कॉमन इरा। और ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को बिफोर कॉमन इरा, यानी उसको ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को बीसीई लिखा जाता है, बिफोर कॉमन इरा। कॉमन इरा का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, और बीसीई का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। और इसको यहां पर जो लिखा है 5th सेंचुरी बीसीई, सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, 100 सालों की एक शताब्दी होती है। तो 5th सेंचुरी का मतलब हो गया 500 साल, 5th यानी 5वीं शताब्दी, शताब्दी 100 सालों की होती है, तो 5th सेंचुरी का मतलब हो गया 500 साल, यानी ईसा के जन्म के 500 साल पहले। और ईसा को जन्म लिए कितने साल हो गए, अभी चल रहा है सन 2020, तो ये जो 2020 साल हो गए ईसा को जन्म लिए, तो ईसा के जन्म को कितने, अभी 2020, अपन जो 2020 लिखते हैं 2020 जो लिखते हैं, वो ईसा के बाद का समय है, ईसा के जन्म के बाद का समय है। ये जो हम लोग, जिसको हम सन लिखते हैं, उसको सीई भी लिखा जा सकता है, कॉमन इरा भी लिख सकते हैं हम इसको। तो 2020 जो हम लिखते हैं, जो चल रहा है अभी, तो ईसा के जन्म को 2020 ईयर्स हो गए, तो 2000 साल तो जन्म के बाद के हो गए और 500 साल जन्म के पहले के हो गए, क्योंकि 5th सेंचुरी यानी ईसा के जन्म के 5वीं शताब्दी पूर्व, यानी 500 साल उसके जन्म के पहले के, तो 2000 साल तो ये बाद के और 500 साल पहले के, यानी 2500 सालों पहले कोई हिप्पोक्रेट्स जो लोग थे, उन्होंने जो लिखा कुछ, उसमें उनका जो कार्य, उनका जो वर्क किया हुआ है या रिटर्न वर्क किया हुआ है, लिखित कार्य किया हुआ है, उसमें ये पहली बार उसमें ये सेरेब्रल पॉलिसी का जो वर्णन है, पहला जो वर्णन है, वो आज से 2500 सालों पहले हिप्पोक्रेट्स जो लोग थे उनके द्वारा जो भी वर्क किया गया, जो भी काम किया गया, लिखित कार्य किया गया, उसमें पहली बार ये सेरेब्रल पॉलिसी का वर्णन मिलता है। तो सेरेब्रल पॉलिसी एक बीमारी है जो 1000 बच्चों में से 2 बच्चों को मिलती है, और ये बहुत ही कॉमन बीमारी है जो बच्चों में पाई जाती है। इसको भी ना एक्सरसाइज के थ्रू ठीक किया जा सकता है, एक्सरसाइज और स्पेशल एक्सरसाइज होती है जो डॉक्टर लोग बताते हैं, उस स्पेशल एक्सरसाइज को करके सेरेब्रल पॉलिसी को भी ठीक किया जा सकता है। ऐसे ही किसी के बोलने में प्रॉब्लम है, स्पीकिंग में, तो उसको भी ठीक किया जा सकता है एक्सरसाइज के थ्रू। लेकिन हर कोई एक्सरसाइज के थ्रू नहीं किया जा सकता है, वो कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज होती है, कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज होती है जो डॉक्टर लोग सजेस्ट करते हैं, उसका सुझाव देते हैं। वो एक्सरसाइज अगर अपन रोज कराते हैं तो इन डिजीजेज को, इन रोगों को ठीक किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज कंप्लीटेड, चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है, 3rd चैप्टर। और हर चैप्टर के लास्ट में ये रिकॉल के कुछ पॉइंट दिए जाते हैं, ताकि इस लेसन की जो खास बातें हैं वो हमारे माइंड में वापस एक बार आ सके, और इस लेसन का जो सारांश है वो हमारे माइंड में आ सके, ताकि उसके बाद जो एक्सरसाइज होती है, जो अभ्यास होता है, जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, उनको हम ठीक से कर सकें। तो आइए इनको करते हैं। चैप्टर रिकॉल के जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, चैप्टर रिकॉल यानी पाठ के खास बिंदुओं का दोहरान। रिकॉल का मतलब होता है पुनर्स्मरण, वापस याद करना, वापस माइंड में लेके आना किसी चीज को, उसको रिकॉल करना कहते हैं। तो चैप्टर का रिकॉल होगा, इन 3 बिंदु यहां पर दिए गए हैं, उनके द्वारा चैप्टर को हम वापस, कुछ खास बातें उसकी वापस याद करेंगे। नंबर 1, डेस्पाइट। देखो डेस्पाइट शब्द बड़ा अच्छा शब्द है, ये बार बार काम आता है और हमें भी इसको यूज करने की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए इसको ध्यान में रखिए।
डेस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, बावजूद इसके, हम हिंदी में कहते हैं कई बार बावजूद इसके। तो डेस्पाइट देयर फिजिकल डिसएबिलिटी, फिजिकल डिसएबिलिटी यानी शारीरिक अयोग्यता, देयर यानी उनके, उनकी शारीरिक अयोग्यता के बावजूद। कुछ लोग होते हैं ना जिनमें फिजिकल डिसएबिलिटी होती है, या उनको हम लोग डिफरेंटली एबल्ड के भी कहते हैं, अलग प्रकार से योग्य लोग भी कहा जाता है उनको। तो डिफरेंटली एबल्ड कह दो, भले ही आप फिजिकली डिसेबल्ड कह दो, उनको एक ही है मतलब, लेकिन डिफरेंटली एबल्ड थोड़ा अच्छा शब्द है, बुरा नहीं है वो। तो यहां पर फिजिकल डिसेबिलिटी यानी शारीरिक अयोग्यता, असक्षमता, देयर यानी उनकी, डेस्पाइट यानी बावजूद, उनकी शारीरिक असक्षमता के बावजूद, यानी कुछ लोगों के अंदर शारीरिक असक्षमता होती है, फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, उसके बावजूद, डेस्पाइट यानी उसके बावजूद, सच पीपल ऐसे लोग, हैव सम मेरिट्स, हैव यानी रखते हैं, सम यानी कुछ, मेरिट्स यानी गुण, इसके बावजूद वो कुछ गुण रखते हैं ऐसे लोग, कुछ मेरिट्स होती है उनमें। यानी कुछ लोगों के अंदर फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, शारीरिक सक्षमता होती है, फिर भी इसके बावजूद, डेस्पाइट इट, इसके बावजूद उनमें कुछ मेरिट्स भी होते हैं, कुछ गुण भी होते हैं। एक तो ये खास बिंदु है। सेकंड है पीपल यानी लोग, हु कैनॉट सी, जो देख नहीं सकते, ऐसे लोग जो देख नहीं सकते, दे स्टडी, वे अध्ययन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ब्रेल सिस्टम, वो ब्रेल सिस्टम की हेल्प से स्टडी करते हैं। जो देख नहीं सकते, हु कैनॉट सी, जो देख नहीं सकते वो ब्रेल सिस्टम की हेल्प से स्टडी करते हैं। नंबर 3, म्यूट डेफ पीपल, म्यूट यानी गूंगे, डेफ यानी बहरे। म्यूट यानी वो लोग जो बोल नहीं सकते, और डेफ यानी वो लोग जो सुन नहीं सकते। तो म्यूट डेफ पीपल यानी लोग कम्युनिकेट यानी संवाद स्थापित करते हैं, बातचीत करते हैं, बातचीत मतलब संपर्क स्थापित करते हैं। कम्युनिकेट, ऐसे लोग कम्युनिकेट करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं, थ्रू साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज के थ्रू, थ्रू यानी से, साइन लैंग्वेज से यानी संकेतों की भाषा से। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो म्यूट हैं या डेफ हैं, वो लोग साइन लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, संवाद या संपर्क स्थापित करते हैं एक दूसरे से। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस लेसन के। नाउ इट इज एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन, अब ये इस लेसन की एक्सरसाइज है, अभ्यास है। तो बीच बीच में ये जो ईवीएस की बुक है, इसमें लेसन के बीच में भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर चलते रहते हैं। तो इस लेसन के क्वेश्चन आंसर चल ही रहे हैं, बीच बीच में जो भी आते रहे हैं वो तो आपको करने ही थे, आपने कर लिए होंगे, और उनको साथ के साथ याद भी करते चलना चाहिए। यू शुड लर्न देम आल्सो डे टू डे, प्रत्येक दिन का काम हर दिन याद करते हुए चलना चाहिए, उनको पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहिए, अदरवाइज वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएंगे आगे जाकर के तो कि आप उनको याद नहीं कर पाएंगे, वो असंभव हो जाएगा उनको याद करना। इसलिए जो भी वर्क आपको जिस दिन मिलता है उसी दिन उसको कंप्लीट करें, रिटन तरीके से भी यानी लिखित तरीके से भी, और उसको उसी दिन लर्न भी कर दें, और उसको बिना देखे लिख करके उसको चेक भी कर लें। तो यहाँ तक का जो भी वर्क आपने रिटर्न किया है उसके बाद आपको 1 लाइन ब्लैंक लीव करनी है, और उसके बाद लिखना है एक्सरसाइज यानी अभ्यास। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरें। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स में हमें भरना है कुछ। डेवलप्ड ब्रेल सिस्टम या लैंग्वेज, किसी यहाँ पर किसी का नाम आएगा। डेवलप्ड यानी विकसित की, ब्रेल सिस्टम या लैंग्वेज, ब्रेल सिस्टम या लैंग्वेज डेवलप किया, किसने किया, किसने किया उसका नाम आएगा। तो ये हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, लुइस ब्रेल ने किया था। ये देखो ये नाम है उसका, लुइस ब्रेल, LOUIS, लुइस। तो यहां पर हम लिखेंगे लुइस, LOUIS, LOUIS, लुइस। और ब्रेल, ब्रेल भी हमें लिखना है,
BRAILLE, ब्रेल, BRAILLE, लुइस ब्रेल। तो ये हमें फिल करना है यहां पर। लुइस ब्रेल डेवलप्ड ब्रेल सिस्टम, लुइस ब्रेल ने डेवलप किया ब्रेल सिस्टम या लैंग्वेज। दिस सिस्टम, यहां पर लैंग्वेज या सिस्टम हमें फिल करना होगा। यह सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम। दिस सिस्टम इज, अब देखो यहां पर थोड़ा मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा एक्सचेंज हो गया है यहां पर शब्दों का। तो आप ऐसा करना, दिस सिस्टम इज के बाद में ये लिखना बेस्ड ऑन। देखो इसमें ये आगे पीछे हो गए हैं मुझे लगता है, तो आप इसको ठीक करके लिखना, दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन, ये लिखना, दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन, ये सिस्टम आधारित है, बेस्ड ऑन यानी आधारित है, रेज्ड अल्फाबेट्स डॉट्स, उभरे हुए अल्फाबेट के डॉट्स के ऊपर। तो इस तरह से थोड़ा सा आप इसको बदल देना, दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन, ये सिस्टम बेस्ड है यानी आधारित है, ऑन यानी पर, किस पर आधारित है, रेज्ड अल्फाबेट्स डॉट्स, उभरे हुए वर्णमाला के डॉट्स पर। तो इस तरह से आपको इसको थोड़ा चेंज भी करना है यहां पर जो मैंने बताया है, और इस तरह से आपको ये 2 जो ब्लैंक्स थे, खाली स्थान थे, इनको फिल भी करना है। नंबर 2, पॉइंटेड यानी तीखा, इज यूज्ड, उपयोग किया जाता है। पॉइंटेड क्या चीज है जो उपयोग की जाती है, फॉर राइटिंग ब्रेल लैंग्वेज, ब्रेल लैंग्वेज को लिखने के लिए। तो हमने पढ़ा था कि एक सुई होती है, ब्रेल लैंग्वेज में एक सुई होती है, उसको प्राइस्ड किया जाता है यानी चुभाया जाता है उसमें। तो वो जो यहां पर लिखना है कि यहां पर हम लोग लिखेंगे उस सुई के लिए कुछ शब्द लिखेंगे। तो यहां हम लिखेंगे, क्योंकि आगे अगर अपन यहां उसका असली नाम लिख देंगे ना, तो आगे फिर असली नाम और पूछा है इसने। देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगर पॉइंटेड इज यूज्ड फॉर राइटिंग ब्रेल लैंग्वेज। पॉइंटेड कौन सी चीज ब्रेल लैंग्वेज को राइट करने के लिए यूज की जाती है। फिर आगे है पॉइंटेड पेन और डिवाइस इज कॉल्ड, फिर उसको क्या कहते हैं वो यहां आगे लिखेंगे, हम उसका नाम यहां लिखेंगे, लेकिन यहां पर क्या चीज है वो पॉइंटेड क्या चीज है। तो यहां पर आप देखेंगे पीछे, तो यहां पर लिखा हुआ है पॉइंटेड पेन लाइक डिवाइस। पॉइंटेड के बाद लिखना है हमें पेन लाइक डिवाइस, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे पेन जैसा उपकरण। पॉइंटेड के बाद में पेन लाइक डिवाइस, पॉइंटेड पेन लाइक डिवाइस यानी तीखा पेन जैसा डिवाइस यानी उपकरण, इज यूज्ड, उपयोग किया जाता है, फॉर राइटिंग ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल स्क्रिप्ट को लिखने के लिए। पॉइंटेड पेन लाइक पेन और डिवाइस इज कॉल्ड, और ये जो पॉइंटेड पेन या डिवाइस है वो कहलाता है इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्टाइलस, उसको स्टाइलस कहते हैं, STYLUS। यहां पर अपने को फिल करना है स्टाइलस। अब नाम है इसलिए फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, STYLUS, स्टाइलस, उसको स्टाइलस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आवर टाइम इज ओवर ऑफ टुडेज वीडियो। आज के वीडियो का टाइम ओवर हो गया है, इसलिए मैं आगे के क्वेश्चन आंसर अभी नहीं बताऊंगा आपको। यू हैव टू राइट दीज 2 फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। आपको ये जो 2 फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चन हैं वो अपनी नोटबुक में करने हैं। जहां तक भी आपने पिछला रिटर्न वर्क कर रखा है, यू हैव टू लीव 1 ब्लैंक लाइन आफ्टर दैट, उसके बाद एक 1 लाइन ब्लैंक आपको लीव करनी है। देन यू हैव टू राइट द एक्सरसाइज, then you have to write down the question, fill in the blanks, and then you have to write down the first and second sentences of fill in the blanks, and you have to fill all the words which I have told you। जो भी मैंने आपको बताए हैं उस तरीके से आपको वर्ड्स फिल करने हैं, and mark a underline below the words which we have filled। जो वर्ड्स हमने फिल किए हैं उनके नीचे अंडरलाइन जरूर मार्क कर दें। यू हैव टू डू दिस रिटन वर्क इन योर नोटबुक्स। आपको ये वर्क जो है वो नोटबुक्स में करना है।
Dear students, we will do the next question answers of this lesson in our next video. We will meet in next video. See you and bye.